उन्होंने अचानक से बोला कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। कैमरा बंद करवाएगा, उसको डिलीट करो वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। मुझे बोला गया कि तुम जैसे भी हो चुपचाप निकल आओ वहाँ से, क्योंकि अब तुमको खतरा है, तुम वहाँ पिटोगे। मुझे कहा गया कि अब तुम कुछ दिनों तक के बारे में कुछ नहीं बोलना, अंडरग्राउंड कुछ किसी ने हम पे हमला किया, एक बड़ा सा पत्थर से फेंक के मारा गया, तो वो कांच तोड़ता हुआ पूरा मेरी गोदी में गिरा के। लालू यादव जी गुस्सा हो गए तो खड़े हो गए, नहीं करना मुझे, जा रहा हूँ। फोन आ जाते हैं कि खबर रोक दो। किसके फोन आ जाते हैं? सीनियर्स, अपने सीनियर के नहीं, जो दुनिया के सीनियर्स हैं। खत्म हो गई पत्रकारिता। और वो रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस करती है हमेशा। ऑब्वियसली कौन है, कौन गोली चला रहा है? पीछे से एक आदमी काले कपड़े में गन लिए दौड़ता चला आ रहा है। अरे बाप, हमको ना फायर करके। अडवाणी जी वहीं थे, प्रणब मुखर्जी वहीं थे, मनमोहन सिंह वहीं थे। अगर सर उस दिन कुछ हो जाता फिर तो भारत की नींव ही हिल जाती। खत्म हो जाता बिल्कुल। गुजरात के दंगों में हम चारों को रोका गया, कपड़े उतरवा के चेक किया गया कि आप किस धर्म के हैं। नंगा करके चेक किया गया, नंगा करके चेक किया गया, मुसलमान है कि हिंदू है। जितने न्यूज चैनल हैं वो उसके भोंपू बन जाए, भोंपू बन जाए। केवल उसी की बात सुनाए, सुनो सुनो सुनो, डुगडुगी लगे, ये मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, ये प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है। इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है। हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। ट्रांसपेरेंटली बोल रहे हो आप। अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है, आर्म ट्विस्ट करता है। जो विपक्ष में रहता है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? देख लो आपके नेता जिनके पीछे आप सड़कों पे दंगे कर रहे हो, वो यहाँ पे ऐसे साथ में बातें कर रहे हैं। उसको विपक्ष का आदमी कुछ काम भी देता है। यहाँ तक कि यू वोंट बिलीव, सिगरेट शेयर करते हैं। नाम नहीं ले सकता हूँ सर, कोई तो नाम दे दीजिए। देखो योगी जी के चेहरे पे दिख जाता है कि अब ये सवाल इनको तंग कर रहा है। कि गुस्सा दिखता है, गुस्सा दिख जाता है। अखिलेश यादव अब इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं आज की डेट में, अरे बाप, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब का हमेशा चैलेंजिंग रहा है। उनकी वजह कि वो थोड़े से गुस्सैल मिजाज के हैं। जितना मजा अमित शाह साहब के इंटरव्यू करने में आता है, सर अमित शाह के साथ मजा कैसे आ सकता है? मोदी जी के साथ खासियत ये है, हाजिर जवाबी में आप इनसे जीत ही नहीं सकते। खूब हंसी मजाक करते हैं। अच्छा। और उनकी टांग खींचनी है उनको, तो आपके साथ बैठ के उनकी टांग खींचेंगे। जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने मीडिया के साथ ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों मोदी जी सामने नहीं आ रहे? जब मीडिया पे कैसे ट्रस्ट होगा? मीडिया पे ट्रस्ट कैसे लौटेगा जी, मुझे नहीं पता कैसे लौटेगा। तो हमारा चैनल हमको वो स्पेस नहीं देता है कि आप वो दिखा पाएं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर है। ऑन ग्राउंड न्यूज कवर कर रहे हो, आप तैयार हैं, हाँ। ऊपर से फोन आएगा और बंद। हाँ, मतलब ये खबर ऐसी क्यों दिखा रहे हो, उसको रोक दो। चमक दमक वाली दुनिया है, वो कितनी काली है। बॉलीवुड से मैं डिस्टेंस रखना चाहता हूँ। जया जी तो पार्लियामेंट आ गई थी। अच्छा, जया जी की हेल्प आप कर दें, इसलिए बच्चन जी ने कॉल किया। कोई रिसर्च चाहिए था उनको। अच्छा, आपकी ऐसी बातें सुन के सीधे क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी आम आदमी पार्टी से बनती नहीं, आपके मित्र नहीं है वहाँ? नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच वो शख्सियत हैं जो बड़े से बड़े दिग्गजों को अपने कठिन प्रश्नों से अक्सर दुविधा में डाल देते हैं। पर आज वही कोशिश हमारी रहेगी, गोदी मीडिया से लेके बड़े बड़े नेताओं और बॉलीवुड स्टार के सीक्रेट्स। पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर, कैसे हैं अवस्थी जी? बस दुआएं हैं आपकी, ठीक ठाक। स्वागत है, बतलाइए में। शुक्रिया, धन्यवाद। सर काफी सीरियस जा सकता है पॉडकास्ट, बट अभी से नहीं करते हैं सीरियस। नहीं, क्यों सीरियस आ सकता है? मे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाए ऐसे, ठीक है। मे भी गोदी मीडिया आ जाए, मे भी कुछ भी आ जाए। हाँ तो ठीक है, रोज ही सामना करते हैं इस तरह के सवाल से। अच्छा, मिलते रहते हैं क्या? हाँ हाँ, रिश्तेदारों में भी बातें होती है कि आप इतना सपोर्ट क्यों करते हो? हाँ होती है। रिश्तेदारों में बात होती है, दोस्तों में बात होती है, कई बार सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में बात होती है, तो वो तो होती है, उसमें क्या है। कई बार होता है सर कि कोई बंदा इतना अच्छा ऑरा, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी कैरी करता है कि आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार इसके पास जाऊं, इससे बात करूं, क्वेश्चन पूछूं ना पूछूं। कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आपके सामने कभी आई हो और आपको लगा हो कि यार ये तो सच में ये चीज कैरी करता है? ऐसे बहुत से लोग हैं भानु, मतलब इस इतने अपने 27-28 साल के करियर में ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिनको इंटरव्यू करने में मजा आया है। मजा इन द सेंस कि चैलेंजिंग लगा है। चैलेंजिंग लगा है कि आप इनसे क्या पूछोगे और वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ओके। मैं अपने आप ही मानता हूँ, स्वांतो सुखाए, कि मैं अच्छे इंटरव्यूज करता हूँ। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। पर कई चेहरे ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाम लूँ ना, उमर अब्दुल्ला साहब का। ओके। उनसे इंटरव्यू करना या उनके पिताजी, उनके वालिद फारूक साहब का इंटरव्यू करना हमेशा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि उनकी वजह कि वो थोड़े से गुस्सैल मिजाज के हैं दोनों। अच्छा। तुरंत गुस्सा आता है, लेकिन वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। गुस्सा भी होगा, तुरंत हंसने भी लगेंगे। अच्छा। पर लेकिन वो कब कहाँ रिएक्ट करेंगे ना, कौन सी बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे, आप उनको पढ़ नहीं सकते हैं। तो उनके साथ काम करने में अब दोनों व्यक्ति, फादर सन दोनों व्यक्ति वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं। दोनों की हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो बगैर होमवर्क के उनसे आप बात नहीं कर सकते। यू हैव टू वेरी थॉरो विद देम। आप उनसे रिएक्शन वाला जर्नलिज्म नहीं कर सकते हैं कि सर बीजेपी ने ये कहा, कांग्रेस ने ये कहा,
इन सब से करके, तो वो कह देते हैं उन्होंने कहा तो कहा, आप क्या बीजेपी के आदमी हैं? अच्छा, अब आप जवाब दीजिए, क्या आप अपने आप को सर्टिफाई करिए कि नहीं मैं पत्रकार हूं, बीजेपी का नहीं हूं, कांग्रेस का नहीं हूं। तो ये वो आपको ट्रैप में ले आते हैं। ऐसे ही एक और व्यक्ति आजकल हो गए हैं धीरे 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 करके, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी कंफर्टिंग नहीं है? अखिलेश यादव अब इतने ज्यादा एग्रेसिव है आज की डेट में, अरे बाप रे, मीडिया को लेकर स्पेसिफिकली। वो पहले ही सवाल से आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि इनको पहले ही सवाल में घेर लिया जाए ताकि अगले 30-35 मिनट जो हैं वो मेरे रहें, इनके ना रहें। वो अखिलेश यादव मतलब पहले सवाल से ही उनके साथ वो काफी ज्यादा खींचतान शुरू हो जाती है। अगर मैं रूलिंग साइड की बात करूं इंटरव्यू करने में, तो मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे जितना मजा अमित शाह साहब का इंटरव्यू करने में आता है। सर अमित शाह के साथ मजा कैसे आ सकता है? हमने उनको पार्लियामेंट में बोलते हुए सुना है कि मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है, मैं गुस्सैल हूं, मैं गुस्सा करता नहीं हूं। मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। मैं एक चैनल में था, हमारा कॉन्क्लेव था, अमित शाह जी उसमें चीफ गेस्ट थे। ओके, फाइनल सेशन उनके साथ होना था। ओके, होम मिनिस्टर बन चुके थे, 370 लागू हो चुका था, उसके बाद की बात है ये कश्मीर में। तो जैसे होता है, आने के पहले 10 मिनट पहले बैठे, ग्रीन रूम में बातचीत चल रही है, तो लोगों ने कहा, आपके आसपास के जो सीनियर्स थे, कि बात कर लो, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो हम बैठे कॉफ़ी पी रहे थे, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा, दिल्ली के बाहर की बात है ये। तो मैंने पूछा, जानते हैं मुझे, मैं उनको जानता हूँ, उसके पहले भी मिल चुके हैं कई बार जी। तो मैंने कहा, सर ये 3-4 मुद्दे हैं मेरे पास। हाँ, कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछो। तो मैंने कहा, सर ऐसी कोई चीज़ जो नहीं पूछनी हो आप। अच्छा, आपने अमित शाह जी मैंने पूछा कि आप अवॉइड करना चाहते हो, क्योंकि आपका इवेंट है, आपके इवेंट में आपने उनको इन्वाइट किया है, ऑडियंस सामने बैठी होगी, पता लगा आपने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे वो नाराज हो गए जी। तो उन्होंने मुझे तो ऐसे कॉफ़ी पी रहे थे, ऐसे उसने देखा, पहली बार इंटरव्यू कर रहे हो क्या? नहीं ना, मैंने आज तक कभी बताया कि ये मत पूछो, ये पूछो, तुमको जो पूछना है पूछो, मुझे क्या जवाब देना है ये मैं तय करूंगा। अच्छा, हाँ। उस जवाब को कैसे मॉक करो, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे निकलना है, ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं है। अच्छा, तो उसमें ये बात लड़ी अंडरलाइन हो गई थी, अंडरनीथ थी, कि कोई सवाल पे अगर उनका जवाब ठीक ना आए तो आप उस पर काउंटर मत करिएगा। ये आपके लिए समझने की बात थी। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया, उन्होंने बगैर कहे कह दिया कि अगर मैंने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप दोबारा तिबारा चौबारा उस सवाल पे मत जाइएगा, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। उनका गुस्सा कैसा है सब जानते हैं। बट गुड थिंग वाज कि उन्होंने मना नहीं किया, कभी नहीं मना किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मत पूछना, उन्होंने बोला बस कुछ भी पूछो, एनीथिंग। मैं आज भी कह रहा हूँ कि अमित शाह जैसा हाजिर जवाब नेता मैंने नहीं देखा है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस और फुल ऑफ डेटा, इतनी अच्छी याददाश्त है उनकी, इतनी अच्छी मेमोरी है। सर आपने अभी अमित शाह की बात करी जी, उन्हीं के घनिष्ठ हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हाँ हाँ, एक कहीं ना कहीं ऐसा लालचन सा, मुझे नहीं पता इसे कैसे कहेंगे, बट उनके बारे में कहा जाता है कि जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने मीडिया के साथ ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, और बहुत साल हो गए हैं, शायद मुझे भी याद नहीं है कि चारों तरफ से सवाल आ रहे हैं और मोदी जी आंसर कर रहे हो। अभी सिर्फ हाल ही में शायद ट्रम्प जी के साथ टूर हुआ था, तो वहां पर उन्होंने एक बार को फिर भी होल्ड करी, वहां भी उनके घनिष्ठ वहां भी बने पड़े, ट्रम्प जी साथ बैठे थे, वो भी काउंटर कर रहे हैं। बट वो इंडिया में क्यों नहीं देखने को मिल रहा? क्यों मोदी जी सामने नहीं आ रहे? जब अमित शाह जी इतने हाजिर जवाबी हैं तो उन्हें भी कुछ लेना चाहिए। हाँ, तो ये तो ऐसा सवाल का जवाब है जो शायद वही दे सकते हैं। एज अ जर्नलिस्ट हम सब चाहते हैं कि हम एज अ प्राइम मिनिस्टर से सवाल जवाब करें और ओपन फोरम पे करें। आज तक ये बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि विवादित तरीका है मीडिया को अवॉइड करने का, कि आप मीडिया को इंटरव्यूज तो दे रहे हैं, मीडिया के प्रोग्राम्स में तो जा रहे हैं, मीडिया के कॉन्क्लेव्स में जा रहे हैं, आप वहाँ स्पीचेस दे रहे हैं, पर आप सवाल जवाब नहीं ले रहे हैं। एज अ प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया का सामना ना किया हो। चाहे हम वॉर हारे हों, चाहे हम गलतियां करी हो, चाहे राइट्स हुए हों। देखिए, अब मीडिया भी बदल गया है, नो डाउट। अब सोशल मीडिया काफी ज्यादा एक्टिव है इन 10-15 सालों में। इसके पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे तब इतना अच्छा सोशल मीडिया नहीं था, पर उनको मीडिया की जरूरत थी अपनी बात कहने के लिए, तो बुलाते थे, बात भी करते थे। आज की डेट में आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही वीडियो बना के डाल दो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल विपक्ष बोलता रहा इस मामले को लेके, सिंदूर को लेके और पहलगाम का लेके, कि ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम को आना चाहिए, पीएम को आना चाहिए, पीएम क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो पीएम ने दूसरा तरीका अपनाया, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दे दिया।
वो 8 बजे पिछले मंगलवार को आए कैमरे के सामने और बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने क्या 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 अचीवमेंट किया है, Correct. कैसे किया है, रादर देन कि मैं वो कुछ मतलब विपक्ष के बीच में आऊं या मीडिया के बीच में आऊं। इनका अपना तरीका है काम करने का। अब हम अपनी बात तो उन पे थोप नहीं सकते कि आप ये करिए, पर हाँ हम चाहते जरूर हैं कि एक जैसे मनमोहन सिंह ने मेरे ख्याल से 2 या 3 बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अपने 10 साल के कार्यकाल में, राजीव गांधी ने की, मुझे अच्छे से याद है, पीवी नरसिम्हा राव ने की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब करते थे। वाजपेयी साहब तो बहुत मीडिया से बात करते थे, आते जाते हम उनको पार्लियामेंट में रोक लेते थे। तो ये काम ऐसा नहीं हो पाया। ये हो जाए तो एक जो चीज बची हुई है उनके अब तक के करियर में 10, 15, 12 साल के, वो दूर हो जाएगी। मोदी जी की बात हो रही है, आपने बोला अमित शाह जी भी ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि गुजरात से आए हुए अमित शाह जी हमारे, तो ऐसे कुछ ऐसे डाइट प्रेफरेंसेस हैं क्या इन लीडर्स के? आपको अक्सर पता लगता है ऐसा कुछ कि मोदी जी नहीं, ऐसे नहीं ना? नहीं, ये सब चीजें खासकर प्राइम मिनिस्टर को लेके तो एसपीजी बहुत ही प्रोटेक्टिव रहती है। ओके। पानी भी एसपीजी का ही लाया हुआ पीते हैं। अगर वो आपके स्टूडियो में इंटरव्यू देंगे, स्टूडियो में तो खैर आते नहीं है, इवेंट्स में आते हैं, जैसे भारत मंडपम में हो रहा है या हयात में हो रहा है, ताज में हो रहा है, होटल्स वगैरह में होते हैं, तो पानी एसपीजी खुद लाएगा पीएम का? पानी एसपीजी लाते हैं, वो प्रोटेक्टेड होना भी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है भाई। बट सर अगेन मोदी जी की बात हो रही है, उम्र अच्छी है मेरे ख्याल से। हाँ, he's going to be 75 now। 75। आप जब उनके सामने बैठते हैं, उनको अभी भी आप मिलते हैं अक्सर, तो आपको फील होता है कि आप 75 लाइक मतलब? नहीं 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 नहीं। जब भी आप मोदी जी से बगैर कैमरे के मिलिए, ऑफ रिकॉर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, जो कोट नहीं करना है बाहर, लेकिन आप खुल के बात कर सकते हैं, उसमें होता ये कि बुलाते वो हैं, समय हम मांगते हैं, बुलाते वो हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, बैठते हैं, उसमें हम सवाल पूछते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, वो 1 या 2 लाइन बोलेंगे हर मुद्दे पे। अच्छा। और वो आपको समझनी है, वो बहुत कम, ही इज वेरी गुड ऑब्जर्वर। वो आपके सवालों से पढ़ते हैं आपको कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपने ये सवाल क्यों पूछा, आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई। वो बहुत बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, बहुत ही माइन्यूट आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किस सवालों का लहजा क्या है पूछने का, किन शब्दों का आपने चयन किया है, वो क्या है। तो प्रधानमंत्री की स्टाइल है, वो बोलेंगे बहुत कम और ऑब्जर्व ज्यादा करेंगे। आपने जब बहुत परसिस्ट किया कि सर आपकी क्या राय है, सर आपके स्टैंड जानना चाहते हैं, तब वो 1 लाइन में बात कहेंगे, देखो भैया, भैया बहुत बोलते हैं। अच्छा, भैया उनका शब्द, देखो भैया ऐसा तो होता नहीं है ना, और ऐसे करके बैठ जाते हैं अक्सर, ये उनका स्टाइल है। हाथ ऐसे जॉली से भी बहुत फील होते हैं, ऐसे लगता है जोक्स बहुत मारते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं। अच्छा। खूब हंसी मजाक करते हैं। आप और आपके मित्र बैठे हुए मान लीजिए, और उनकी टांग खींचनी है उनको, तो आपके साथ बैठ के उनकी टांग खींचेंगे। अच्छा। हाँ, और वो भी हंस रहे हैं और आप भी हंस रहे हैं। तो मोदी जी ऐसा करते हैं, लेकिन ये सब चीजें ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे। सर लास्ट ईयर इन्फ्लुएंसर्स मीट हुई थी, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड किया। हाँ, आप गए होंगे उसमें। मैं गया था सर। तो वहां पे अगर आप मोदी जी को देखते, मतलब हर सिंगल बंदा जो अवार्ड लेने आ रहा था, रिसीव कर रहा था, कोई पतला है तो उसे पतला बोलेंगे, कोई अगर रणवीर बोल रहा है तो मेरा मूड कर रहा है, आपका पॉडकास्ट लेने का वगैरह मूड तो करता रहता है। मतलब उन्होंने जैसे हर किसी को काउंटर किया, हमारे साथ जैसे जॉली थे। बहुत स्पॉन्टेनियस है, हाजिर जवाब है, स्पॉन्टेनियस है, तभी तो लोकप्रिय है ना भाई। जो आदमी जनता के मूड को समझ लेता है और जनता को अपने साथ ला सकता है, वही हिट होता है। चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे आप राजनेता हो, आपको अगर पब्लिक को अपने साथ जोड़ना आता है, तभी आप सुपरहिट हो सकते हैं। और क्योंकि आप पब्लिक की बातों को समझकर उनको जवाब दे सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी दिखा सकते हैं, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं, इसीलिए तो कंपैरिजन जब आप करते हैं नरेंद्र मोदी जी का किसी भी और प्राइम मिनिस्टर से जो हमारी स्मृति पटल पे जिंदा है, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी हो, तो राजीव गांधी में हाजिर जवाबी थी, पर राजीव गांधी के साथ दिक्कत ये थी कि उनकी भाषा अंग्रेजी थी, हिंदी उनकी भाषा नहीं थी, हिंदी पे कमांड नहीं था, हिंदी के शब्द नहीं थे उनके पास, हमें देखना है, हम देखते हैं, इस तरह के जुमले अक्सर इस्तेमाल करते थे। मोदी जी के साथ खासियत ये है कि हिंदी इनकी भाषा है, हिंदी में आप इनसे मतलब हाजिर जवाबी में आप इनसे जीत ही नहीं सकते हैं। और प्लस जब प्राइम मिनिस्टर आपके साथ मजाक कर रहा हो ना, तो आप बुरा भी नहीं मानते। मान ही नहीं लगते, ऑप्शन भी नहीं आपका। पीएम को क्या बोलेंगे आप? जी सर, करेक्ट। दोनों ही सर गुजरात से आते हैं। गुजरात से आए हुए और कोई बड़े लीडर जो आपको प्रभावित करते हो? गुजरात से
एक लीडर लड़का निकल के आया था, हार्दिक करके, हार्दिक पटेल। अच्छा। आरक्षण शुरू किया था उसने पटेलों के लिए आज से 10-12 साल पहले। उसमें मुझे बड़ा पोटाश दिखा था उस वक्त, काफ़ी पोटेंशियल दिखा था कि एक यंग लड़का 21-22 साल का पूरी पटेल कम्युनिटी को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन आज वो भी इतिहास हो गए हैं। अब वो जिसके खिलाफ मूवमेंट कर रहे थे उसी बीजेपी के विधायक हैं, उसी बीजेपी में बने हुए हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। ऐसी कहानी है वो भी। ऐसी कहानी है पोटाश वाली की खूब सारी उम्मीदें, खूब सारे लोग, खूब सारे साथ जुड़े और फिर आपने लेट डाउन कर दिया। आपने अमित शाह के लिए तो बहुत फेवर में बोला कि वो बड़े कंफर्टिंग से हैं, मजी जॉली हैं। मोदी जी की बात हुई, कुछ और जैसे योगी आदित्यनाथ जी, वो डिस्टर्ब नहीं होते जब आप हमेशा उन्हें बुला के हिंदू मुस्लिम करते हो, आप बोलते हो कि आप पक्षपात करते हो, आप नहीं? देखो योगी जी के चेहरे पे दिख जाता है कि अब ये सवाल इनको तंग कर रहा है। गुस्सा दिखता है उनका? गुस्सा दिख जाता है, वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं। अच्छा। पर वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं और इतना घुमा देते हैं सवाल के जवाब को कि वो आपको समझ में नहीं आता कि आपका जवाब मिला कि नहीं मिला। कांग्रेस के नेताओं के रुझान बताओ कुछ। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खासियत ये है, जैसे इनके अंदर क्या है, ये लोग कभी बैठ के लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं देते हैं। पर प्रियंका गांधी तो अच्छा बोलती हैं। अच्छा बोलती है, हिंदी भी उनकी तो अच्छी है। हाँ, तो ये छोटे छोटे इंटरव्यूज देते हैं चुनाव के दौरान, 10 मिनट वाले, 5 मिनट वाले, अच्छा। चलते फिरते, जिसको हम लोग अपनी भाषा में टिक टैक बोलते हैं। अच्छा। टिक टैक कर दिया, खड़े खड़े एट रैंडम, कहीं भी मिलकर स्पॉन्टेनियस कि क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, रिएक्शन बाइट्स जिसको बोलते हैं वो ले ली, तो वो हो जाता है। पर कांग्रेस के नेताओं में और बीजेपी के नेताओं में अंतर ये है कि बीजेपी के नेता जो हैं वो खुद होमवर्क करके बैठते हैं कि उनको पता है कि क्या बोलना है। कांग्रेस के नेता जो हैं उनको तो होमवर्क कराया जाता है, उन्हें टेलीफोन पर चाहिए। अच्छा, नहीं, उन्हें स्क्रिप्ट नहीं, उनको उनके साथ आसपास के लोग चाहिए, अरे जो उनको तैयार करते हैं कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से रिएक्ट करना है, इस तरीके से वो करना है। सर, हमारे सारे विपक्षी नेताओं की बात हो रही थी, आप अक्सर मिलते हैं। एक और ऐसे जिज्ञासु सा प्रश्न है, हम अक्सर देखते हैं कि जिस पार्लियामेंट में हमारे अलग अलग पार्टियों के नेता गलिया रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, कितने मतलब बात विवाद कितना होता है, वही जब फूड कोर्ट में जाते हैं, वहीं पार्लियामेंट की कैंटीन में जाते हैं, तो साथ में एक राउंड टेबल में बैठ के हंसी मजाक चलता है। ऐसी कुछ वीडियो लीक हुई थी हाल ही में, और वहां पे यही कमेंट्री थी पीछे से कि देख लो आपके नेता जिनके पीछे आप सड़कों पे दंगे कर रहे हो, वो यहाँ पे ऐसे साथ में बातें कर रहे हैं। आपने फिर मुझे अरविंद केजरीवाल की बात याद दिला दी। अच्छा। जब अरविंद जी अपना इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि एक लाइन बार बार बोलते थे कि सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। हाँ, हाँ। वो दरअसल वो कहना चाहते थे कि करप्शन के मामले पे बीजेपी कांग्रेस सब मिले हुए हैं और कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करता, और मैं ही सबसे अच्छा हूं, मेरी पार्टी सबसे अच्छी होगी जो कार्रवाई करेगी। तो ये फैक्ट है कि नेता लोग जो आते हैं वो आपस में दुश्मन नहीं है, पहली बात तो ये मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे तो आपने सामने बैठेंगे तो बात ही नहीं करेंगे, यहाँ से वहां मुंह फेर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, न्यूज हाउस में आते हैं तो करते हैं? हाँ, ऑफिस में आते हैं तो बात होती है, और इनफैक्ट मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो सत्ता पक्ष का आदमी होता है उसको विपक्ष का आदमी कुछ काम भी देता है। यार मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा है, हाँ, कि यार वो फला जगह पर एक आदमी का ट्रांसफर कराना है, कुछ मदद हो सकती है क्या? तो इस तरह की चीजें होती हैं और आपके सामने होती हैं, पर क्योंकि वो प्राइवेटली हैं तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। सर, कोई तो नाम दे दीजिए। नहीं, ठीक नहीं। यहाँ तक कि यू वोंट बिलीव, सिगरेट शेयर करते हैं। अच्छा, ओके। एक ही सिगरेट दोनों आदमी पी रहे हैं कि यार मुझे एक पफ दे देना, तो बाहर उतरे हुए तो एक सिगरेट से पफ शेयर कर रहे हैं, और कैमरा ऑन होते ही तू मैं और लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद शुरू हो जाता है। तो शायद इसीलिए देखो ना आप कि कोई भी एक आदमी जब एकदम से बिल्कुल अगेंस्ट विचारधारा की पार्टी में जाता है तो कैसे सेटल हो जाता है। जैसे प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी की सांसद रही, राहुल गांधी की करीबी रही जी। अचानक से क्योंकि उनको राज्यसभा नहीं मिली लोग वहां पे कांग्रेस पार्टी से, तो वो शिवसेना चली गई, और दोनों धुर विरोधी पार्टियां, हाँ। दोनों के लिए वैचारिक तौर पर बिल्कुल उत्तर दक्षिण, करेक्ट। ऐसे कितने, संजय निरुपम फॉर एग्जाम्पल शिवसेना में थे और वो कांग्रेस में आ गए और अब फिर वापस शिवसेना में चले गए। ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी, कीर्ति आजाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, अब ममता बनर्जी के सांसद हैं टीएमसी के, दोनों धुर विरोधी पार्टियां। तो ये इनके आपस में इक्वेशन अच्छी होती है। मैं कई बार बोलता हूँ भानु इस बात को कि ये सब लोग जो है ना, ये करियर पॉलिटिशियंस हैं। जैसे आप करियर यूट्यूबर हैं, मैं करियर जर्नलिस्ट हूँ, है ना, आप करियर क्रिएटर हैं,
तो ये लोग करियर पॉलिटिशियन है, ये अगर पॉलिटिक्स में आए हैं तो इनको कुछ चाहिए। ये क्रांति के लिए नहीं आए, क्रांति किसके लिए? देश आजाद हो चुका है, बदलने के लिए कुछ, देश बदलने के लिए आए हैं। अपने आसपास के वक्त हालात परिस्थिति मिलनी चाहिए थी उन्हें शायद। तो दोस्ती यारी होती है, खूब दोस्ती यारी होती है, ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है। अब कई सारी कहानियां मुझे पता है नेताओं के बारे में कि एक दूसरे की उन्होंने मदद की, मुसीबत में आए उन्होंने उसको फोन किया अच्छा, कि भाई ये मुसीबत है, तो उनकी विरोधी पार्टी की सरकार थी तो कहा ठीक है भाई इस पे हल्का हाथ रखना। सर ये अगेन मैं अपने निजी उससे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी क्यूरियस हो जाता हूँ जब मैं एज अ पॉडकास्टर किसी को बुलाता हूँ, तो अक्सर कुछ गेस्ट होते हैं जो कॉन्शियस हो जाते हैं या कुछ गेस्ट होते हैं जो शायद डरे हों कि उनकी सारी असलियत सामने ना आए। तो उनका मेरे से क्वेश्चन होता है कि भानु आप क्वेश्चंस क्या क्या पूछोगे, पहले बता दो ताकि हम कुछ कटवा पाएँ, मना कर दें। वैसा ही आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जब बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू होते हैं, जैसे हमने मोदी जी का देखा, अमित शाह जी का देखा, जेपी नड्डा जी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि उनकी टीम भी आने से पहले मेक श्योर करती होगी कि अवस्थी जी कुछ टेढ़ा ना पूछ लें, फिर से इमरजेंसी की बात ना हो जाए, फिर से कोई एक गलती की बात ना हो जाए, फिर से फार्मर प्रोटेस्ट की बात ना हो जाए, कहीं हम नाकामयाब रहे हो तो फिर से उसकी बात ना हो जाए। तो ऐसा होता है कि अक्सर वो पूछें कि अवस्थी जी ये मत पूछना। देखो दो चीजें हैं, एक आप इंटरव्यू लेते हो और एक इंटरव्यू दिया जाता है। तो जब आप इंटरव्यू लेने जाते हो तब आप सवाल नहीं बताते हो, तब आप सिर्फ समय लेते हो कि आपसे मिलना है हाँ। और मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जी न्यूज में था, मुरली मनोहर जोशी जी का इंटरव्यू कर रहा था, वो कानपुर से चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है। मुरली मनोहर जोशी जी इलाहाबाद बनारस की सीट छोड़कर कानपुर पहुंचे थे, बनारस की सीट पे मोदी जी लड़ रहे थे। जब मैं कानपुर पहुंचा उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो मैंने कानपुर शहर में उनके घर के आसपास के जितने पोस्टर देखे, एक पर भी मोदी जी की फोटो नहीं थी। अच्छा। जबकि मोदी जी ऑफिशियली बीएपीएम कैंडिडेट थे बीजेपी। और लगाते हैं यार कोई। अब मोदी जी मुरली मनोहर जोशी से उम्र में छोटे हैं, जोशी जी बड़े हैं, जोशी जी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे। मुरली मनोहर मोदी जी तो सिर्फ गुजरात के सीएम थे, कभी अध्यक्ष नहीं रहे, आज तक नहीं रहे। तो जोशी जी अपने आप को उनसे बड़ा मानते थे। अच्छा। तो उनके हिसाब से कि भाई मैं फोटो क्यों लगाऊं, मेरा चुनाव है, मैं अपने दम पे लड़ूंगा। हाँ। तो कमल का फूल और जोशी जी, ये दो ही फोटो दिखती थी। तो उसी इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे ऐसे ही प्यार में पूछ लिया कि सर मैं आया था आपकी गली में, आपके आसपास जितने पोस्टर लगे हैं कहीं मोदी जी की फोटो नहीं दिख रही है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने उस सवाल को डक किया और कुछ और जवाब दिया। अच्छा। तो मैं फिर से दोबारा वो सवाल पूछा घुमा के हाँ। कि मोदी जी से कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको कि मोदी जी की फोटो नहीं दिख रही है? हाँ। तो उन्होंने अचानक से बोला कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। कैमरा बंद करवाएगा? हाँ, कैमरा बंद करो। तो जैसे दो कैमरे लगे हुए हैं, तो जो उनके कैमरे सामने का कैमरा था वो तो उन्होंने डांट डांट के कैमरामैन को बंद करा दिया। ठीक है। वो कैमरा बंद हो गया, ये कैमरा चालू था। ओ। जो उनके ऊपर कैमरा था वो तो बंद हो गया, जो मेरे ऊपर कैमरा था वो चालू था। हाँ। उसमें ओटीएस था, उनका शोल्डर आ रहा था। हाँ, हाँ। ये तो अभी फ्रेम ऐसा है ना, इसमें ओटीएस नहीं है, उसमें ओटीएस था तो उसमें शोल्डर आ रहा था उनका, और उनकी आवाज आ रही थी जो कैमरा माइक से आवाज पकड़ते हैं। अब वो मुझे बंद करने के बाद अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं। अब सामने सामने बैठे थे तो अपने बगल में बिठा लिया मुझे और कंधे पे या पैर पे हाथ रख के बोले कि यार मत पूछो ना सवाल, क्यों पूछ रहे बार बार सवाल, एक ही सवाल पूछा। यार मैं कहा सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब मत दीजिए। हाँ। आप मैंने दोबारा पूछा है, आप इग्नोर कर दीजिए, तीसरी बार इग्नोर कर दीजिए, मैं कुछ और पूछ लूंगा। वो तो नहीं तुम जानबूझ के मुझे तंग कर रहे हो। उन्होंने ही बोल दिया? हाँ, तुमको किसी ने मुझे भेजा है मुझे ये सवाल पूछने के लिए। तुमने कहा नहीं सर किसी ने नहीं भेजा, मेरे मन का सवाल है, ईमानदारी से मैं यूपी घूम रहा हूँ, सब जगह मोदी जी की खूब फोटो लगी है, कानपुर में आने के बाद ये दिक्कत हुई मुझे, इसीलिए पूछ रहा हूँ और अनुभव से पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने पैर पे हाथ रख कैसे किया, बोले कि मेरे सुभाष चंद्रा जी का नाम लिया, जी के जो मालिक हैं, कि सुभाष मेरे दोस्त है बहुत अच्छे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरे संपादक है, मेरे मालिक हैं, आपके दोस्त होंगे। हाँ। तो मैं उनसे बात करूंगा। मैंने कहा कर लीजिएगा आप। तो बोले कि इसको डिलीट करो पूरे को। अच्छा। तो मैंने कहा सर डिलीट तो नहीं करूंगा। आपने मना कर दिया? मैंने कहा मैं डिलीट तो नहीं करूंगा, जो रिकॉर्डिंग है ये रिकॉर्डिंग ऐसी ही रहेगी, अब ये सुभाष चंद्रा जी ही तय करेंगे कि इसको चलाना है कि नहीं चलाना है। तो वो बोले नहीं तुम बदमाशी कर रहे हो, उसको डिलीट करो वरना तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। क्या बात कर रहे हो यार? तो हाँ, तो मैंने कहा कि सर मैं यहाँ हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, मैं जा भी रहा हूँ, इसके आगे इंटरव्यू नहीं करूंगा, और ये चलेगा भी तब जब मेरे संपादक सुपर मालिक जो है वो तय करेंगे। डिलीट करो। मैंने कहा मैं डिलीट तो नहीं करूंगा। वो पीछे पड़ गए कि डिलीट करो, दिखा लो डिलीट करो।
तो वो जो कैमरामैन उनके सामने था उसको बार बार देख के बोले कि मतलब उसको समझ में आ गया कि मैं तो पिघल नहीं रहा हूँ, डिलीट करो डिलीट करो डिलीट करो। तो उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसको आंख मारी, अच्छा, तुम नाटक करो कि डिलीट हो गया। तो उसने ऐसे ही कुछ दबाया कि सर हाँ हो गया हो गया हो गया। तो कथित तौर पर उनके लिए वो डिलीट हो गया। हमने उसके बाद उन्होंने वो कहा कि अब इंटरव्यू दोबारा शुरू कर लो। तो मैंने कहा सर उसी सवाल से शुरू करूंगा मैं। मैंने कहा मैं उसी सवाल से शुरू करूँ, आप जवाब मत देना। हाँ, मैं वो सवाल वही शुरू करूंगा कि आप जवाब मत देना। तो बोले यार अब तो नहीं हो पाएगा फिर इंटरव्यू। मैंने कहा तरीके नहीं हो पाएगा। तो वो इंटरव्यू जो मुश्किल से 6-7-8 मिनट का हुआ था हाँ। वहीं खत्म हो गया। फिर उन्होंने मुझे घर में बिठाया, चाय भी पिलाई, उनका सेक्रेटरी वेक्रेटरी भी आसपास लोग रहते ही हैं जैसे यहाँ भी है। देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। तो आए, चाय वाय भी पिलाई। उसके बाद मैं निकला वहां से, वो टेप गया, दिल्ली आया। मैंने सुधीर चौधरी हमारे संपादक थे, उनको बताया, सुधीर जी ने सुभाष जी को बताया होगा। 2 दिन के बाद सुभाष जी विदेश में थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, अमेरिका में थे, गलत टाइम जोन में थे। अच्छा, खैर जब टाइम हुआ तो उन्होंने पूरा फुटेज देखा होगा, पूरा फुटेज मंगाया, उन्होंने देखा, चेक किया, फिर वो स्टोरी चली, इंटरव्यू चला जी न्यूज़ पे। वो डाल दिया आपने? हाँ ये पड़ा हुआ यूट्यूब पे है, अभी भी आप देख सकते हो, आज भी पड़ा हुआ है जी न्यूज़ के ऊपर। तो वो इंटरव्यू चला और उसके बाद जो हुआ वो तो खैर हुआ। मुरली मनोहर जोशी जी से मैं आज तक बात नहीं करता हूँ, वो मुझसे बात नहीं करते हैं। 1-2 फंक्शन में हम मिले भी हैं तो वो इग्नोर करते हैं। ऑब्वियस है सर, ऑब्वियस मैंने उनके लिए इतना कर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई। आपको जवाब नहीं देना, आप मत दीजिए ना जी। मेरा काम है सवाल पूछना, और आप ये नहीं कह सकते ना ये मत पूछो। सर अभी के हम मोस्टली लीडर्स को इतना सुन चुके हैं, इतना जानते हैं, इतना देख रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बोला कि इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इतने अपीयरेंस होती हैं, बट अगेन 2000 दशक के आसपास जो कुछ अच्छे नामी नेता थे, उनमें आपके पसंदीदा कौन थे? उनमें आपको मिलने का मौका किससे मिला? जॉर्ज साहब, जॉर्ज फर्नांडिस, अच्छा, जो रक्षा मंत्री थे उस दिनों में, ईमानदार आदमी, सख्त आदमी। नेताओं में लालू यादव, बहुत ही मस्त मौला नेता, इम्प्रेसिव नेता, बहुत अच्छा टीवी की वो कंटेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं। जब उनसे मिलो तब अच्छा टीवी मिलता है आपको। एज ए टीवी जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, मतलब अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छा कंटेंट, कोई भी सवाल पूछो। कोई भी सवाल पूछो। प्रमोद महाजन बीजेपी से अब नहीं है। प्रियरंजन दास मुंशी थे कांग्रेस के नेता, वो भी अब नहीं है। वो भी बड़े स्मार्ट थे, तेज तर्रार थे। अरुण जेटली जी से होती अरुण थी? जेटली से मुलाकात खूब होती थी, तो काफी एक्टिव रहे, अभी तक एक्टिव रहे। तो मतलब ये कुछ ऐसे नेता हैं जो 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 आपको इम्प्रेस करते हैं अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपने मजाक से। लालू यादव जी की स्पेशली बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार बड़े अच्छे आर्टिकल। लालू यादव जी के लिए कुछ बताइए ना उनके बारे में। लालू यादव जी का इंटरव्यू कर रहे थे हम लोग। आज रेलवे बजट का दिन था, रेलवे मंत्री थे। रेल म्यूजियम है दिल्ली में भी है? दिल्ली में ही, शांति पथ पे। अच्छा, हाँ। वहीं सेटअप लगाया हुआ था। तो वहीं पे उन्होंने 3-4 चैनलों को बैक टू बैक टाइम दे रखा था। तो वो 2 इंटरव्यू करके वो थक चुके होंगे जैसा भी उनका मूड, इरिटेट हो चुके होंगे। तो हमारे उस पर जब आए तो आगे बैठे, बोले शुरू करो। हाँ, तो एक तो टाइम पे नहीं थे, लेट थे, तो शुरू करो। तो वही सेटअप होने में, ऑन कैमरा होने में, कैमरा को खड़ा होने में 2, 4, 5, 10 मिनट लगेगा। तो वो उस पर जल्दी करो देर हो रहा है करने लगे। तो आशुतोष जी बोले उनसे, तब मैं तो जूनियर था, आशुतोष जी बोले अरे गजब जल्दी कर रहे हैं अभी आप, वहाँ 1 घंटा बैठ के आ रहे हैं, 5 मिनट बैठिए ना, पानी वानी पीछे कराते हैं आपके लिए। तो खड़े हो गए, नहीं करना मुझे, जा रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मैंने कहा कैमरा ऑन हो गया। आशुतोष जी कैमरा ऑन हो रहा है, बैठिए ना आप, ऐसे कैसे जा सकते हैं। लालू यादव जी गुस्सा हो गए। तो फिर जब बैठे उसके बाद बोले कि ये जो किया था ना मैंने, इसको जरूर चलाना। क्यों मैं नाराज हो रहा हूँ, ऐसे उठ रहा हूँ? कि उनको लगा कि मैं जो नाराज हो रहा हूँ, ये गुस्सा करके जा रहा हूँ, तो उनके लोगों में मैसेज जाएगा कि मैंने आज तक के लोगों को डांट दिया था। क्यों दिखाना था उन्हें? पब्लिक को दिखाना कि मैं आज तक के एंकर से डरता नहीं हूँ, कि मैं उठ गया वहां से। अच्छा, मतलब उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, उनके दिमाग में कुछ और चल, मतलब लोगों का कहते ना कि इसको दिखाना मत, तो उल्टा कहता है हाँ, ये मत दिखाना कि यार इसको बंदा लगूंगा मैं, छवि बेकार आएगी। इसको दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दिखाना। तो ये लालू यादव है। वो कब क्या करते हैं उनके दिमाग में 24 घंटे लोग, कॉन्स्टिट्यूंसी और राजनीति चलती रहती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। मेरा एक दोस्त, क्लासमेट, सरदार है। लालू यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके घर पे हो रही थी, तुगलक रोड पे रहते थे। अच्छा, सरदार जी मेरे पास आए हुए थे, जरा व्यापारी, वो ट्रांसपोर्टर आदमी है, तो मुझसे मिलने आया। मैं फील्ड में ही था, मैंने कहा यहीं आ जाओ तुम अकबर रोड पे। तो वो अकबर रोड पे मिलने आया मुझे, वहीं हमने चाय वाय पी, सड़क पे खड़े होकर चाय समोसा खाया।
इतने पता लगा लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैं वहां जाने लगा। तो वो मुझे बोला, हरप्रीत नाम है उसका, तो बोला मैं चलूँ यार, मुझे लालू यादव को मिलना है, रास्ता कभी देख लूंगा लाइव। हाँ मैं मिल लूंगा उनसे। तो मैंने कहा चल बैठ जा गाड़ी में। तो लालू यादव के घर पहुंचे, तो लालू यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ सब कैमरा घेर के खड़े हुए थे उन्हें। तो ये क्योंकि ये रिपोर्टर नहीं है बेचारा, तो ये पीछे खड़ा रहा, दूर रहा सबसे, हाँ। किनारे खड़ा रह के दूर से देख रहा था तमाशा। तो अचानक लालू जी की नज़र उस पर पड़ी, तो दूर से लंबा चौड़ा सरदार आदमी, तो बोला अरे सरदार जी तुम वहाँ क्यों खड़ा है? तो वो ऐसा देखा है करके मुस्कुरा के चुप हो गया। ये सरदार जी तू किसके साथ आया है? कौन है तू, किसका रिपोर्टर है? तो वो फिर चुप हो गया। तो बोले कि किसी के साथ है क्या? तो उसने मुझे इशारा किया कि भाई तुम मुझे बचाओ। हाँ भाई अब तो इतना है। हाँ। तो मैंने कहा था मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, आपसे मिलने आया है, फोटो खिंचवाना चाहता है। हाँ। अरे बुलाओ इसको, पहले इसको बुलाओ, फोटो खिंचवाएंगे। तो पहले काम दाम छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पहले फोटो खिंचवाई हरप्रीत के साथ। तो हरप्रीत आज भी याद करता है, जब मिलता है तूने मुझे लालू यादव से मिलवा दिया यार, वो भी इतने लोगों के बीच में। वो लालू यादव को याद होगा, मुझको याद होगा, तुझको याद होगा, और किसी को नहीं याद होगा कि कौन आया था उस दिन। तो हरप्रीत के लिए बहुत बड़ा मोमेंट हो गया। तो ये लालू यादव जैसा नेता ही कर सकता था। अब ही इज बैक इन पटना। हाँ, ही इज नॉट वेल नाउ, अब तो ओल्ड हो गए हैं, उनको काफी ज्यादा शुगर की परेशानी है, किडनी का इशू चल रहा है उनके साथ, काफी ज्यादा बीमार है। अच्छा। तेजस्वी देखते हैं, उनकी पार्टी तेजस्वी चला रहे हैं। तेजस्वी यादव, तेजस्वी फुल फॉर्म में है इस टाइम पे। अब बिहार का चुनाव है अगला 6 महीने के बाद, तो देखते हैं लालू यादव कैंपेन करने के लिए थोड़ा बहुत भी निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, लेट्स सी। अच्छा। क्योंकि उनको धूल डस्ट से दूर रहने को कहा गया है, किडनी के इशू में ये बहुत होता है। तो सर जब इसी मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है, जब बोला जाता है कि आप क्यों उनकी सारी पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, क्यों उनके ओपोजिशन को नहीं सुनते, आप जब उन्हें डिबेट में बुलाते हैं, आप प्राथमिकता शायद सुधांशु त्रिवेदी को ज़्यादा देंगे, या उनको अक्सर आप तक भी पहुंचती होंगी बातें, आपको भी आपने बोला कि मेरे को भी बोलते, बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों, इस हद तक क्यों? बड़ी देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, आज की तारीख में भी ये हम सबको पता होना चाहिए, खासकर जो टीवी देखते हैं, ये फैक्ट है, मतलब इसमें कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ। टीवी चैनल्स आज भी विज्ञापनों पे चलते हैं। ठीक है। टीवी चैनल पे अगर विज्ञापन ना हो तो टीवी चैनल की कॉस्ट निकालना या अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना या न्यूज गैदरिंग के लिए रिपोर्टर को बाहर भेजना, किसी भी चैनल के अंदर हिम्मत नहीं है। सर ऑडियंस के लिए थोड़ा क्लियर करते हैं। हाँ। विज्ञापन मतलब जो भी हम एड्स देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, वो सेगमेंट जो स्पॉन्सर कर रहा है वही सब कमाई है ये टीवी चैनल की। बिल्कुल ठीक है। टीवी चैनल क्योंकि पेड नहीं है, अधिकतर न्यूज चैनल ऐसे हैं जो फ्री टू एयर है। ठीक है। कि आप अगर आपके घर में केबल लगा हुआ है और आप चैनल चेंज करेंगे तो आपको न्यूज चैनल्स दिखते रहेंगे, अधिकतर न्यूज चैनल्स, उसमें आपको 1 रुपए भी नहीं देना पड़ता है। एक आध चैनल है जो 1 रुपए की नॉमिनल फीस लेते हैं। अच्छा। लेकिन मैक्सिमम चैनल्स फ्री टू एयर फ्री हैं, यूट्यूब पे लाइव आते हैं। यूट्यूब पे लाइव आते हैं उस पे। लेकिन अगर आप स्टार प्लस लें या स्टार स्पोर्ट्स लें या जियो स्पोर्ट्स लें तो आपको एक फीस देनी पड़ती है, 199 रुपए सब्सक्रिप्शन, 299 रुपए सब्सक्रिप्शन, 6 महीने का, साल। हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, OTT सब कुछ पेड है। करेक्ट। न्यूज चैनल्स फ्री हैं। ठीक है। तो न्यूज चैनल पे विज्ञापन कहाँ से आते हैं? न्यूज चैनल्स पे विज्ञापन मैक्सिमम आते हैं, अगर मान लीजिए कि 100 रुपए के विज्ञापन है तो 70 से 80 रुपए का विज्ञापन जो आता है न्यूज चैनल पे, उदाहरण के लिए वो सरकारी विज्ञापन आता है सरकारों से। वो सरकार मतलब केंद्र की सरकार भी हो सकती है, राज्यों की सरकारें भी हो सकती हैं। वो केंद्र सरकार की स्कीम्स की मिनिस्ट्रीज भी हो सकती हैं, राज्य सरकार की मिनिस्ट्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम से वो पैसा 70-80% आपके चैनल में आता है। और बाकी रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस करती है हमेशा, ऑब्वियसली। तो रूलिंग पार्टी के पास सबसे अधिक बजट रहता है। रूलिंग पार्टी के पास ऑफिशियली बजट होता है अपनी स्कीम्स को प्रचार प्रसार करने का, जिसका इल्जाम अरविंद केजरीवाल पे लगा कि आपने प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उनके पास पैसा था। हाँ। वो मुख्यमंत्री थे तो खर्च कर सकते थे। जो विपक्ष में रहता है उसके पास पैसा कहां से आएगा? अपनी जेब से लगा के तो कोई पैसा खर्च करता नहीं है। इसीलिए जब आप न्यूज चैनल देखते हैं तो अधिकतर सरकारी एड्स दिखाई देते हैं। अधिकतर ब्रेक में जाएंगे तो कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री, ये स्कीम, वो पॉलिसी, वही दिखता है। न्यूज़पेपर में भी जब कुंभ चल रहा था, कुंभ के समय आप याद करिए यूपी सरकार के कितने विज्ञापन आ रहे थे, क्योंकि यूपी सरकार अपने कुंभ को प्रसारित कर रही थी और उसका फायदा भी हुआ। 60-65 करोड़ लोग कुंभ देखने आए, कोई आसान बात नहीं थी, वो प्रचार से ही आए। तो क्या आप इस दिशा में बढ़ रहे हो कि क्योंकि हमें रेवेन्यू उन एड से आ रहा है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके।
अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं, मान लीजिए कि एक्स पार्टी का मैं विज्ञापन दिखा रहा हूं, ठीक है। और मैंने एक्स पार्टी की कोई कमी गिना दी, तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है, वो आर्म ट्विस्ट करता है। करेक्ट। हमको दिक्कत नहीं है, हम तो दिखाने को तैयार हैं, पर क्यों? क्योंकि आपके पास 100 में से 50 रुपए उस आदमी के पास से आ रहे हैं, और वो कहता है कि मैं कल से आपको 50 रुपए नहीं दूंगा, तो अब आप क्या करोगे? तो वो आर्म ट्विस्ट करते हैं, और ये जो आर्म ट्विस्टिंग होती है, इस वजह से चैनल डर जाते हैं। बट सर एक और चीज है ना कि कहीं ना कहीं तो मीडिया भी कमी आ जाती है। जब राहुल गांधी इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, तब कितनी मीडिया ने उन्हें कवर किया, तब कितना न्यूज हाउसेस में दिखाया गया, क्यों नहीं दिखाया गया? वही चीज जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। अच्छा, सरकारी विज्ञापन आप इतनी इजीली एक्सेप्ट कर ले, आपको नहीं लगता ये भी? एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, मेरे ख्याल से पब्लिक को पता होना चाहिए ये, क्योंकि आप है ना बड़े आसानी से टीवी के जर्नलिस्ट को पेंट कर दे रहे हैं कि ये गोदी मीडिया है। हम मजबूरी में गोदी मीडिया है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है कि हम प्राइवेट चैनल में काम करके गोदी मीडिया खिला रहे हैं। भाई गोदी मीडिया तो दूरदर्शन और आकाशवाणी इसीलिए बने थे ना, कि वो सरकार के भूखू बनेंगे, सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे। पर हम लोगों को मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है। अगर मैं आज की बताऊं आपको जी, सीन उल्टा कर दीजिए, कांग्रेस की सरकार कर दीजिए, नरेंद्र मोदी जी की भारत जोड़ो यात्रा कर दीजिए, तब भी नहीं दिखाई जाएगी। तब कांग्रेस मना करेगी, तब कांग्रेस कहेगी कि हमारी दिखाओ। इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा डिजिटल पे ज्यादा देखी गई, डिजिटल पे ज्यादा कंज्यूम हुई रादर देन टीवी पे। और क्योंकि टीवी का स्पेस सरकार ने घेरा हुआ है, टीवी का स्पेस सरकार ने घेरा हुआ, डिजिटल का स्पेस अपोजिशन के टीवी पे आई थी कहीं, बट वो भी ऐसी आई थी कि एसी की बस है, हाँ उल्टी पीछे चल रही है, उल्टी एसी की बसों में चल रहे हैं, गरम टी शर्ट पहन रहे हैं, वहां बैठ जा रहे हैं जाके। हाँ ना, वहां जाके बैठ जा रहे हैं, वहां उल्टी चली। यू आर राइट, परफेक्टली राइट। सर बचपन में जिन अवस्थी जी को आर्मी ज्वाइन करनी थी, कोशिश करते हैं, शायद असफल रहते हैं ना, फिर यूपीएससी की तैयारी चलती है, शायद असफल रहते हैं बट तब वो आते हैं, न्यूज एंकरिंग में आते हैं, पापा की राय ली, औरों से भी राय ली, और ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और एक दिन जिन्हें लगा था सरहद में जाके लड़ना होगा, सामना होगा, उन्हें पार्लियामेंट में वही आतंकवादी दिखते हैं। आपकी क्या पहला रिस्पॉन्स क्या था? आपको कैसे लगा कि गोली ही चल रही है, पटाखे नहीं है? या पार्लियामेंट जहां शायद सबसे ज्यादा सेफ फील, अगर कोई कहीं से ज्यादा सेफ फील कर सकता है शायद पार्लियामेंट में होगा। बिल्कुल। और वहीं पे गोलियां, आप वहां पे खड़े हैं, आपके सामने, आपको दिखा कोई? हाँ बिल्कुल दिखा। पहले तो आवाज सुनाई दी, तो आवाज से ये लगा पटाखे चल रहे हैं। आप क्यों थे पार्लियामेंट में तब? पार्लियामेंट हम कवर करते थे, मैं रूटीन पार्लियामेंट रिपोर्टर था। आज तक मैं काम करता था। ठीक है। तो आवाज सुनते हैं हम लोग, मैं सुनता हूँ। मैंने खुराना साहब से बोला, वो कार पे, छोटी हाइट के थे, वो कार पे से हाथ रख के खड़े थे और मैं उनके सामने खड़ा था। तो बोले कि मेरे सर कुछ पटाखे चल रहे हैं क्या, आवाज आ रही है कुछ? आपने बोला? मैंने उनसे पूछा। हाँ। तो बोले कहाँ? मैंने कहा पीछे से आवाज आ रही है। तो उन्होंने मुड़ के ऐसे देखा, मतलब वो कबूतर आते ना, तो उनके लिए फायर कर रहे होंगे, हो सकता है उनको उड़ाने के लिए। 1-2 सेकंड के बाद अचानक मैं देखता हूँ कि एक आदमी मेरे आंखों के सामने, मतलब उनकी पीठ थी जैसे आप हो, पीछे से एक आदमी काले कपड़े में गन लिए दौड़ता चला आ रहा है, पीछे बैग टंगा हुआ। मैं उसको देख पा रहा हूँ, मतलब मुझसे होगा कम से कम 200-300 मीटर दूर, बट विजिबल था, मेरे आंखों के सामने था कि वो ऐसे चल रहा है। वो हमको ना फायर करके ऐसे फायर कर रहा है, ऐसे। ओके। तो वो चीज मैंने देखी, तो मैंने खुराना साहब को, सर गोली चल रही है, कोई गोली चला रहा है। हाँ। तो जब तक वो मुड़ते पीछे देखने के लिए खुराना साहब, तब तक वॉच एंड वार्ड जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, उनके 2 लोग आए, उन्होंने खुराना साहब का हाथ पकड़ा ऐसे और डक कराया, नीचे बैठो साहब। हाँ। तो उनको तो झुका के लिए नीचे बैठा लिया। मैं खड़ा था सामने, तो मुझे बोले, अरे नीचे बैठो अवस्थी जी, नीचे बैठो। क्या हो गया? प्रायोरिटी उनका नेता था। हाँ ऑफ कोर्स राइट तौर पे, नीचे बैठो नीचे। और वो बुजुर्ग भी थे, तो उनको हेल्प करना बनता भी था। तो उनको मुझे नीचे बैठा, मैं नीचे बैठा, क्या हुआ है? बोला सर गोली चल रही है, सामने दिखता नहीं आपको? मैंने कहा दिख तो रही, लेकिन कौन है, कौन गोली चला रहा है? तो उनको भी नहीं पता था कौन गोली चला रहा है। सर पता नहीं कोई पागल हो गया है, कौन क्या हो गया है, किसी का बॉडीगार्ड होगा, गोली चला रहा है, अंदर चलो अंदर। क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना, आतंकवादी कैसे आ जाएगा? आतंकवादी संसद के अंदर बिल्डिंग में मेन खड़ के कोई गोली चल रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या। हाँ। ये हो रहा है।
तो हमको उन्होंने अंदर घसीट लिया, पहले खुराना साहब को ले गए, नीचे झुकाए झुकाए, फिर मुझे उन्होंने लिया। मैंने कहा, मेरे हाथ में तब मोबाइल फोन पार्लियामेंट में अलाउड नहीं थे उन दिनों में, ओके। आपको मोबाइल बाहर छोड़ के जाने पड़ते थे। तो मैंने उसको बोला वॉच एंड वार्ड को, मेरे पास मोबाइल है। तो बोला ऐसी की तैसी, मोबाइल ऑफ करो, अंदर रखो, अंदर आओ। तो मैंने वहीं से सीढ़ी पे चलते चलते मैंने मोबाइल ऑफिस फोन मिलाया, जो मेरा सिक्स सेंस जागा। मैंने अपने संपादक उदय शंकर उनको फोन किया, मैंने कहा सर संसद में हूँ, गोली चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। तो बोले पागल हो गए हो क्या, पार्लियामेंट में गोली चलती है क्या? मैंने कहा मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने एक आदमी है, काले रंग के कपड़े पहना है और गोली चला रहा है, खबर चलाई है। तब तक शायद उन्होंने भी आवाजें सुनी कियोस्क की या जो भी हुआ फोन पे। उन्होंने फोन काटा, क्योंकि मोबाइल से मोबाइल था। अगले 30 सेकंड में मेरे पास लैंडलाइन से फोन आया कि मैं कनेक्टेड था सीधे स्टूडियो में, और मेरे ख्याल से एंकर रितुल थी उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि सुमित आप क्या देख रहे हैं संसद में, बताइए। तो वो पहली खबर मैंने ब्रेक की कि संसद, तब तक हमको नहीं पता था कि पार्लियामेंट अटैक है, टेररिस्ट अटैक है। ओके। तब तक हमने यही कहा कि संसद में गोलियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई किसी का बॉडीगार्ड है जो अक्सर नहीं होता गुस्से में आके गोली चला देता है, एसपीजी का प्रोटेक्टी हो या कोई किसी का भी एनएसजी वाला हो। तब तक हमको क्योंकि किसी ने क्लेम ही नहीं किया था, कोई सोच ही नहीं सकता था। हम अंदर पहुंचे हैं, उसके बाद जब हम अंदर जैसे एक गेट नंबर 1 से पहुंचे, तो गेट नंबर 12 है दूसरी तरफ, वहां से भी एक हुजूम दौड़ता हुआ अंदर आ रहा है पार्लियामेंट के लोगों का। अच्छा। हाँ, तो हमने पूछा क्या हुआ, मतलब उधर भी गोलियां चल रही हैं। तो मतलब इधर गोली चल रही थी, हम इधर देखते आ रहे हैं, इधर से भी गोली आ रही है। तब समझ में आया कि लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। तब ये कंटेम्पलेट किया गया कि कोई बड़ा हमला हुआ है आतंकवादी टाइप का। ये ब्रेक आपने किया था? ये मैंने ब्रेक किया था। ये न्यूज में आप? हाँ, आज तक पे पहली बार ब्रेक हुआ, क्योंकि 24 घंटे का चैनल था। आज तक भी था, जी भी था, स्टार न्यूज भी था, मैं वहां मौजूद था। बदकिस्मती कह लीजिए, खुशकिस्मती कह लीजिए, मेरे मुंह से खबर ब्रेक होनी थी। तो ऐसे इवेंट्स अपने आंखों से देखे हैं, ऐसा होता हुआ। गुजरात के दंगे कवर कर रहे थे, बट सर सॉरी, मतलब ऐसे में डरना होता है। आपने कहाँ फोन मिला दिए, कहाँ आपने एक्शन ले लिए, आपको मतलब मुझे उस वक्त वही समझ में आया कि ये फोन में अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके ये फोन छीन लेंगे मुझसे। ये आपकी पार्टी अंदर जाना होना चाहिए, जान नहीं बचानी थी आपको अपनी? जान बची रही थी, कुछ होता थी, झुकी गया था मैं नीचे। बाकी पता नहीं क्या होता उसके बाद। लेकिन मुझे एक चीज लगा कि अगर मैं अंदर गया और फोन इन्होंने मुझसे छीन लिया तो मैं खबर दे नहीं पाऊंगा। और ये गोली की खबर, पार्लियामेंट में गोली चल रही है, पहली बार अपनी आंखों के सामने। मुझे तो याद ही नहीं पड़ता संसद में कभी गोली चली हो। Correct. मतलब एक घटना मुझे वो याद है जब भगत सिंह ने बम फोड़ा था। उसके बाद ये याद आ रहा था। तो बड़ा अजीब था, लेकिन वो खबर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आई। तो फिर आप कब तक रहे उस दिन संसद में? 5 बजे तक संसद के अंदर रहे। संसद पूरी बंद कर दी गई थी चारों तरफ से। दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास वही जो आतंकवादी गोली चला था वो आ रहा था। उसने, वो फिदाइन था, उसने बेल्ट वेल्ट लगाई हुई थी बमों की, उसने अपने आप को उड़ा लिया था। तो 2-2:30-3 बजे के आसपास धमाका सुना था हम लोगों ने। अच्छा। उससे और पैनिक हो गया था, ऐसा लगा कि एक हिस्सा पार्लियामेंट का उड़ गया है। अरे सर, और भी कोई बड़े नाम सब थे? ने, तब बड़े नाम केवल वाजपेयी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं पहुंचे थे, और सोनिया गांधी जो विपक्ष की नेता थी वो हाउस में नहीं थी। बाकी अडवाणी जी वहीं थे। अच्छा। जॉर्ज फर्नांडिस वहीं थे, प्रणब मुखर्जी वहीं थे, मनमोहन सिंह वहीं थे, ये सब विपक्ष में थे। प्रियंजन दास मुंशी वहीं थे, पर ये सब लोग वहीं थे। सब अंदर फंसे थे? अंदर फंसे हुए थे, बाहर हमला चला था, ये सब अंदर सेंट्रल हॉल में थे। सबको एक जगह सिक्योरिटी ने रख दिया था चारों तरफ से। उनको भी, मतलब इनको एक कमरे में बंद कर दिया था, सारे एमपीज को। अगर सर उस दिन कुछ मानिए हो जाता, फिर तो भारत की नींव हिल जाती, मतलब खत्म हो जाता। बिल्कुल, उससे बड़ा खतरनाक चीज तो इतिहास में कोई याद ही नहीं रखी जाती। फिर याद ही नहीं रखी जाती। सही बात, यही सबसे बड़ा नाम हो जाता। बिल्कुल, वही काला दिन हो जाता। तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई भानु। जैसे मैं बता रहा था कि गुजरात गए, गुजरात के दंगों में भी, दंगों में गोधरा पे आपका जाना कैसे हुआ? मैं आज तक में था। आज तक की आदत है कि वो हर इवेंट पे ना खूब सारे रिपोर्टर उतार देता है। अच्छा। रिपोर्टर ड्रिवन चैनल है वो, कि जितने रिपोर्टर जाएंगे उतना अच्छा कंटेंट हमारे पास आएगा। हाँ, करेक्ट, क्योंकि ग्राउंड में जाओ, हर आदमी का अपना एक व्यू पॉइंट होता है देखने का, जो बेस्ट है उठा लेंगे। हाँ, ठीक है। तो मुझे कई बड़े बड़े लोग गए, दिबांग गए, प्रबल प्रताप सिंह गए, नगमा गई, मैं गया, संजय बरागटा गए। 5-6 रिपोर्टर को आज तक ने एक साथ भेज दिया। जैसी खबर सुनी कि साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया है और गुजरात में दंगे फैल गए। अच्छा, जल चुका था तब आप गए? हाँ, उसके बाद, क्योंकि उसके बाद दंगे फिर बढ़ रहे अगले दिन। हाँ, जैसे जला है 27 फरवरी को जी, दंगे शुरू हुए 28 से। मैं पहुंचा हूँ 1 मार्च को। ठीक है। 27 फरवरी, 28 फरवरी, क्योंकि फरवरी का महीना 28 का ही होता है। मैं 1 मार्च को पहुंचा हूँ। ठीक है।
तो हम सब मैक्सिमम, कुछ लोग 28 को पहुंचे, कुछ लोग 1 को पहुंचे। तब तक शांत नहीं हुआ था दंगे? दंगा शुरू हुआ था, 1 तारीख तक भी शांत नहीं हुए थे? ना दंगा चला 4-5 तारीख तक। अच्छा, ओके। हाँ, दंगा तो उसके बाद पीक पे आया, धीरे 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 करके 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के आसपास जाके दंगे धीरे धीरे ठंडे होने शुरू हुए, जब आर्मी आ गई है। आर्मी नहीं थी तो जब हम गुजरात के दंगे कवर कर रहे हैं तो कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू का पास गाड़ी पे लगा हुआ है, हम लोग कवर कर रहे हैं। किसी ने हम पे हमला किया, गाड़ी पे एक बड़ा सा पत्थर भगोने में, स्टील का भगोने में रखा हुआ, ऐसे फेंक के मारा गया, तो वो कांच तोड़ता हुआ पूरा मेरी गोदी में गिरा आके। अंदर गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर टाटा सुमो थी, कैमरामैन आगे बैठे हुए थे, वो शूट कर रहे थे क्योंकि उनको शूट करना था। मैं पीछे बैठ के कमेंट्री कर रहा था कि हम इस मोहल्ले से गुजर रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। अचानक से वो होता है, भीड़ आ जाती है, रोका जाता है। मेरे साथ मेरे पीछे एक और कैमरा टीम आ रही थी, हम एएनआई की टीम थी, हम चारों को रोका गया, ड्राइवर समेत। चारों के कपड़े उतरवा के चेक किया गया कि आप किस धर्म के हैं। नंगा करके चेक किया गया? हाँ, नंगा करके चेक किया गया, मुसलमान है कि हिंदू है। तो जब ये चेक हो गया, जब ये कंफर्म हो गया कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के नहीं है, तो आपको जाने दिया गया। ये कौन सा दबका था, हिंदुओं का था? ऑब्वियसली हिंदुओं का था। उनको लगा कि हिंदू रिपोर्टर है, हिंदू है, तो उन्होंने जाने दिया। अगर वो मुस्लिम होते रिपोर्टर हमारा, या मैं मुस्लिम होता, तो वो शायद हाथों हाथ शायद मार देते। पता नहीं क्या करते, पता नहीं क्या करते उसके बाद क्या होता। मतलब ये सब अपनी आंखों से देखा है। उस वक्त वाकई में डर लगा था, उस वक्त वाकई में ये लगा था कि हम अपने देश में होकर भी हम मतलब कैसे सेक्युलर कहते हैं हम अपने हाँ, आप को, कैसे बंधे हुए अपने आप को। सेफ नहीं। तो ये ऐसी चीजें अभी दिल्ली के दंगे हुए, शाहदरा वाले 2-3-4 साल पहले, शाहीन बाग वाले, शाहीन बाग के बाद। अच्छा, जब कोविड के तो बाद जो हुए थे, हाँ 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 हाँ, ये अगेन प्रोटेस्ट में तो हुए थे। प्रोटेस्ट में हुए थे। हाँ हाँ, वही शाहीन बाग, शाहीन बाग के CA/NRC वाले प्रोटेस्ट। करे करे। वहां गए तब वही दिक्कत। मतलब आप दिल्ली में हो, दिल्ली जैसी मतलब राजधानी में रह रहे हो, और वहां पे इतना अधिक हिंदू मुसलमान है। यहाँ पे क्या फील हुआ? यहाँ पे कैसा था? वही यही फीलिंग कि आप इस गली का आदमी उस गली में नहीं आ सकता, उस गली का आदमी इस गली में नहीं आ सकता। आप क्योंकि हिंदू हैं, आपके पास माइक है, कैमरामैन है, तो कहा गया कि उस गली में मत जाना है, वहां मुस्लिमों का इलाका है। अच्छा, आपको कुछ हो जाएगा, हमारी गारंटी नहीं है। जबकि मुझे ऐसा, ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, तो रिपोर्टर बन के गया था। हाँ। खबर दिखाना चाह रहा था कि आपके यहाँ क्या तकलीफ है, आपके यहाँ क्या तकलीफ है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं भानु, और मतलब दिल दुखता है, मन दुखता है कि ये सब मैं मतलब शायद मेरे प्रोफेशन का ये ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक कि आपको कड़वी सच्चाई दिखा देता है कि समाज में आज भी हम 75 साल के बाद, 80 साल के बाद वही हैं सदियों पहले। यहाँ पे धर्म के नाम पे बंटवारा हो जाता है, जाति के नाम पे बंटवारा हो जाता है। सर, सारी घटनाएं काफी वो थी इन इंडस्ट्री। इन्हीं घटनाओं में सर एक और कड़ी थी शायद आपकी, जहां प्लेन हाईजैक में भी हाँ, आपने कवर किया था। IC8। वो क्या किस्सा था सर? वो मेरे जीवन का पहला बड़ा असाइनमेंट था। मैं आई स्टार्टेड माई करियर इन 97। पहला पार्लियामेंट अटैक नहीं था आपका? नहीं, अच्छा, 97-98 में मैंने अपना करियर शुरू किया, जी। और 99 में हाईजैक हुआ था। मैं बिल्कुल ट्रेनी रिपोर्टर था, और किस्मत की बात है कि कोई सीनियर दफ्तर में उस वक्त उपलब्ध नहीं था, तो मुझे दौड़ा दिया गया एयरपोर्ट। कि पहले खबर ये आई थी कि एयरक्राफ्ट IC-814 जो है वो लखनऊ से उड़ा है और दिल्ली नहीं पहुंचा है, शायद उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है। अच्छा, तो वहां से खबर पता लगी, तो एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहां जाके 2 घंटे 3 घंटे में चीज़ें क्लियर हुई कि हाईजैक हो गया है। वहीं पे मैं शाम को 7-7:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा हूँगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और 11 बजे तक ये क्लियर हो गया कि प्लेन हाईजैक हुआ है, और प्लेन में 180 के आसपास यात्री हैं, और मोस्टली इंडियंस हैं, क्योंकि नेपाल से आ रहा था सब लोग। न्यू ईयर का मौका था, 24 दिसंबर की बात है। अच्छा, उसका ओरिजिनल पॉइंट जो था वो काठमांडू था। ओके। काठमांडू से ही टेररिस्ट उसके अंदर बैठे थे। ओह, काठमांडू एयरपोर्ट पे ही वो 4-5 जो लोग थे, वहाँ से ही, क्योंकि उनकी मिली भगत थी काठमांडू पुलिस के साथ कह लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ कह लीजिए, कि उनको इजीली एक्सेस मिल गया था, और वो हथियार उनके अलग पहुँचे और वो अलग पहुँचे एज ए पैसेंजर्स, और वो फ्लाइट के अंदर थे। तो दफ्तर में मेरे सीनियर हैं सतीश के सिंह, उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी चले जाओ। हम चले गए इस प्लेन में। एक लाइन का ब्रीफ था कि ये स्थापित हो गया कि वो 5 टेररिस्ट काठमांडू से बैठे हैं, तुमको ये दिखाना है कि काठमांडू एयरपोर्ट पे
कहाँ से वो बैठे होंगे, कैसे वो प्लेन के अंदर आए होंगे, अगर तुम ये कैमरे पे कैप्चर कर पाओ तो दिखा देना। बहुत बढ़िया। तो एक लाइन के ब्रीफ के साथ हम काठमांडू पहुंचे। रात को हम 2:30-3 बजे पहुंचे। सन्नाटा था एयरपोर्ट पे, कोई नहीं था। तो हमने उसी वक्त रात को शूट करना शुरू किया। हम काठमांडू एयरपोर्ट पे ऐसे घूम रहे थे जैसे हम कनॉट प्लेस में घूमते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कहीं जहाँ चाहे वहाँ जा रहे हैं। उस अंधेरे में बगैर लाइट के, उस जमाने में इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट भी नहीं हुआ करते थे जी। तो हमने जो शूट किया कि एयरपोर्ट की दीवारें टूटी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं, जो ऊपर दीवार के ऊपर जो बाड़ लगी होती है वो नहीं है, वो क्रैक्ड है। तो हमने ये सब शूट करके रात को रख लिया, ये सोचते कि सुबह हम भेज देंगे। अगले दिन सुबह उठे दोपहर में 12-1-2 बजे, तो मैंने बताया ऑफिस में कि ये शूट है, बोले कि भेजो इसको। लेकिन उस दिन दोपहर में जब हम टेप देने एयरपोर्ट गए, टेप उनको दे दिया अपना, दूसरे टेप में मैंने उससे बोला अपने प्रदीप से कि यार अपने रात को शूट किया, पता नहीं कैसा आया होगा, खुद तो देख नहीं पाए, दिन में दोबारा करके देखते हैं। दोपहर का टाइम था, अब की धूप 1-2 बजे का। हमने फिर वही ड्रामा किया। हम तब एयरपोर्ट के बाहर थे। हमने पूरा ऐसे आज आपने शूट किया ना कि कमरे में आए तो शूट किया, फिर बैठे, फिर चले। तो हम गाड़ी में आए, गाड़ी से उतरे, एयरपोर्ट में जा रहे हैं, ये पहली गेट है, उससे निकल गया, कैमरा ऑन है, मेरे हाथ में माइक है, मैं बोलता हुआ जा रहा हूँ कि अब हम गेट पे आ गए हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं, मेरे पास आई कार्ड लगा हुआ है जी न्यूज़ का। और मैं ऐसा बोलते बोलते करते करते मैं वहां तक आ गया जहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ पे आपको इक्विपमेंट जाहिर तौर पे बंद करके एक्सरे मशीन में रखने होते हैं। वहां भी हमने अपना कैमरा ऑन करके उसी एक्सरे मशीन में डाल दिया। वो एक्सरे मशीन में गया, ऑन कैमरा उधर से निकल आया। वहां भी किसी ने नहीं टोका कि ये क्यों हो रहा है। और मेरे हाथ में माइक था, माइक की केबल मेरे पास थी और मैं बात करते करते निकला और वो सब चीजें भी रिकॉर्ड हुई। हम सिक्योरिटी चेक करा के एक जो भी फ्लाइट थी, हमको हमारे पास टिकट भी नहीं था, हमारे पास बोर्डिंग पास भी नहीं था, कुछ नहीं था। जो भी पहली फ्लाइट सामने खड़ी थी जिसमें बोर्डिंग हो रही थी, उसमें हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक फ्लाइट में पहुंच गए। किसी ने रोका नहीं, किसी ने नहीं टोका, किसी ने नहीं पूछा। आपने ये स्टैब्लिश कर दिया कि काठमांडू एयरपोर्ट में कोई सिक्योरिटी। हाँ, और जो उनकी एक्सरे मशीन थी वो काम नहीं कर रही थी। हाँ, क्योंकि वो कैमरा सब चला गया, किसी ने कुछ रोका टोका नहीं। तो हमने ये स्टैब्लिश किया, ये स्टोरी उसी दिन, उसके अगले दिन हमने फ्लाइट से भेजी। उसके बाद शाम को चली 2 दिन बाद कि ये दिक्कत हुई होगी। इससे भारत और नेपाल के संबंधों पे खराब असर आ गया कि भाई आपने जानबूझ के, भारत सरकार ने जानबूझ के प्राइवेट न्यूज चैनल का एक आदमी भेजा जो हमारे देश की खामियां गिना रहा है। अरे वाह। और इस चक्कर में जी न्यूज को बैन करने की बात नेपाल में उठने लगी। अरे वाह। तो 28-29 तारीख को मुझे बोला गया कि तुम जैसे भी हो चुपचाप निकल आओ वहां से, क्योंकि अब तुमको खतरा है, तुम वहां पिटोगे नेपाल में। तो हम उस वक्त तक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट दोबारा शुरू हो गई थी। शुरू में 3 दिन तो नहीं चली, तो पहली फ्लाइट जब शुरू हुई तो मैं और प्रदीप उससे वापस आ गए। लेकिन इन द मीन टाइम जी न्यूज को खतरा हो गया नेपालीज जो वहाँ के कट्टरपंथी संगठन है उनके द्वारा। तो यहाँ पर फिल्म सिटी में, नोएडा में जो जी का दफ्तर है, वहाँ पे यूपी पुलिस की सिक्योरिटी लग गई। अच्छा। हाँ, और मुझे कहा गया कि अब तुम कुछ दिनों तक नेपाल के बारे में कुछ नहीं बोलना। अंडरग्राउंड कुछ नहीं, अंडरग्राउंड नहीं, नेपाल के बारे में कुछ मत बोलना। अच्छा। और मैं रिपोर्टर था तब, मैं एंकर भी नहीं था, तो मैं दूसरे स्टोरीज करने लगा। तो ये वो मेरे जीवन का पहला इवेंट था जिसमें, और सबसे बड़ा यही होगा ना कुछ, जिसने मुझे पहचान दिलाई। अच्छा। जिसने मतलब मेरे अंदर भी भरोसा दिलाया कि मैं ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। उस मोमेंट में बाकी मतलब एप्रिसिएशन भी आते होंगे किसी ना किसी तरह से। बिल्कुल आते हैं, एप्रिसिएशन आते हैं। मैंने मतलब संस्थान की तरफ से आते हैं, फैमिली की तरफ से आते हैं, फ्रेंड्स की तरफ से आते हैं। ऐसे बाकी न्यूज चैनल से ऑफर नहीं आए ज्वाइन कर लो? आए ना, बिल्कुल आए। आए बिल्कुल आए। अच्छा। उस वक्त नहीं आए, कुछ दिनों के बाद आए, तभी मैं आज तक पहुंचा जी न्यूज से। अच्छा। तो राजनीति सर काम ही ऐसे करती है, विडंबनाएं बहुत देखी होंगी आपने। बहुत। अगर आप ऐसी ही कोई सिर्फ एक विडंबना कोट करना चाहें, बेशक अपनी बुक से, कि आपने पिक्चर कुछ और दिखाई, आप निकले बहुत एक्सट्रीम। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने ना अपने फॉरवर्ड में ही, प्रीफेस में एक शब्द लिखा है, अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं। जी सर। इन जर्नलिज्म वी आर ट्रेन टू सेपरेट इमोशंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। वी आर ट्रेन टू डिलीवर फैक्ट्स दैट आर नॉट टेंटेड विद पर्सनल सेंटिमेंट्स। Yet some stories, some political journeys challenges that discipline, play with the boundaries and compel deeper reflection. The rise and evolution of Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party is one such story. यानी आप इस मूवमेंट के साथ इमोशनली जुड़े, फिर आपने इसको जब ऑब्जर्व करना शुरू किया, और फिर जब इसने लेट डाउन किया, फिर जब इसने जो प्रोमिसेस दिखाए, जो आपने
हाई स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिकल सेटअप आपने बनाए और फिर आप उस पर खरे नहीं उतरे, तो ऐसी विडंबनाएं बहुत हैं राजनीति में। हमने नहीं कहा था कि आप करप्शन के लिए इतना बड़ा हमको आप मंच दिखाइए, आशा दिखाइए, सपना दिखाइए कि आप करप्शन फ्री कर देंगे। करेक्ट। पर हम लोग करप्शन से परेशान थे एज ए यूथ, एज ए लीडर, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हम सब करप्शन से कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। आप आए, आपने उम्मीद जगाई और आपने कहा कि मैं इसके जरिए करप्शन खत्म कर दूंगा जी, झाड़ू चला के। और झाड़ू जैसा सिंबल रखा आपने, ढीली डाली शर्ट पहनी आपने जी। आपने अपने आप को पूरा आम आदमी के रूप में दिखाया, डाला, खांसे आप। हाँ, आप कैमरे में खांसे हो। बिल्कुल। हो सकता है कि तो बीमारी की वजह से खांसते हो, लेकिन आपने उसको फिर यूएसपी बना लिया। यूएसपी बनाया सर, आप 26 जनवरी की परेड में बैठे हुए हैं तो ऐसे लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि ये सब चीजें आपने तय की अपने बारे में। तो जब आपने अपने बारे में इतने हाई स्टैंडर्ड रख दिए, वो एक कहावत है ना कि उजले कपड़े पे छोटा सा काला दाग भी दूर से दिखाई देता है। हाँ। तो ये वो उजला कपड़ा आपने तय किया था कि मैं उजला कपड़ा पहन के बैठूंगा। तो उसके बाद जब लिकर स्कैम आता है, फिर आप शीश महल जैसे जगह पे रहते हैं। शीला दीक्षित के घर में अगर 4 एसी लगे थे, आपने उसको मुद्दा बना दिया था। आपके घर में 40 एसी लगते हैं, आप 4 कोठियां मिला के एक कोठी बना लेते हैं। मतलब ये सब चीजें अब साबित हो रही है ना। अब इतना बड़ा वो कथित तौर पर मुख्यमंत्री आवास हो गया है फ्लैग स्टाफ रोड वाला, कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री वहां रहने नहीं जा पा रही हैं, रेखा गुप्ता। क्योंकि वो भाई बीजेपी ने उसको शीश महल के तौर पर पेंट कर दिया कि वो तो रईसों की कोठी है। अब वहां कोई नेता नहीं रह सकता। अब जो रहेगा जाके वो डिपिक्ट करेगा कि आप भी रईस ज्यादा हैं। तो आप रेखा गुप्ता अब तक नहीं गई उनको निवास में। अभी तक उनको कोई घर नहीं मिला है। वो अपने जहां पे रहती हैं मूल घर में वहीं पर है। अब सुना है मैंने उनको लुटियन दिल्ली में, क्योंकि उनको अब सिक्योरिटी मिल गई है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, उनको एसपीजी मिल गई है। तो अब लुटियन दिल्ली में उनको एक टाइप ए टाइप का बंगलो मिल जाएगा। अच्छा। हाँ। तो अभी भी वो शीश महल नहीं मिलेगा? वो बंद पड़ा हुआ है। वो बंद पड़ा हुआ है। बीजेपी की सरकार उसका क्या करेगी भगवान जाने। उसका म्यूजियम बनाएगी। जो कहते थे वो लोग चुनाव में कि हम म्यूजियम बना के टिकट लगा के जनता को दिखाएंगे कि करप्शन का महल कैसा होता है। मुझे नहीं पता क्या होगा। ऐसी बातें हुई थी? हाँ बिल्कुल हुई थी। बीजेपी के कैंपेन में था। मेरे इंटरव्यू में विजय गोयल साहब ने बोला, वीरेंद्र सचदेवा ने बोला कि हम तो टिकट लगा के पब्लिक को दिखाएंगे इसको, करप्शन का महल। हाँ, करप्शन का महल। करप्शन आदमी होता तो कैसे होता। जबकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तमाम मुख्यमंत्रियों के घर देखे हैं, दफ्तर देखे अक्रॉस इंडिया जी। इससे लेविश तरीके से लोग रहते हैं। इससे महा लेविश तरीके से लोग रहते हैं। पर क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, तो उनसे वो सवाल जवाब नहीं होते। आपने ये स्टैंडर्ड सेट किए, तो आज आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल। अगर आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, हैदराबाद में 2 सीएम हैं जी, तेलंगाना का भी और आंध्र का भी, दोनों के घर देख लीजिए आप। भोपाल चले जाइए आप, वहां के सीएम का घर देख लीजिए। अभी सर साउथ में कहीं हुआ भी है ना, किसी ने एक पूरा नेचुरल मतलब पहाड़ सा काट के पूरा महल इंटीग्रेट। जगनमोहन रेड्डी ने उनके पूरी पहाड़ काट के अपने पर्सनली कोठी बना ली। उन्होंने तो पता नहीं कितने रूल्स तोड़ के बनाई है। रूल्स तोड़ के बनाई, जंगल को तोड़ा। पर उनसे भी इतना विवाद नहीं हो रहा। हाँ, उनसे भी नहीं हो। मैं भाई कह रहा हूँ कि ये दिक्कत है आम आदमी पार्टी के साथ। और मैंने मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्स कर रहा हूँ, इस किताब पे आ रहा था। एक किताब मैंने इसीलिए लिखी कि मुझे लगा कि मैंने कम से कम 15-20 ऐसे बच्चों को जानता हूं भानु, जो आपकी उम्र के होंगे जी, इनफैक्ट आपसे छोटे भी हो सकते हैं, जो 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर में सब कुछ छोड़ के अपने माँ बाप के साथ विद्रोह करके बागी बन के यहाँ पर आके वॉलंटियर कर रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ। इसी दिल्ली में यही अन्ना के आंदोलन में पानी पिला रहे थे गर्मियों में खड़े होके, हम लोगों को गाइड करते थे कि वहां चले जाइए, बाइट वहां मिलेगी, वहां पे आपके लिए लंच रखा हुआ है, वहां सोने की सुविधा है, बैठने की। मतलब बच्चे वॉलंटियर कर रहे थे बगैर किसी पैसा लिए, अपने घर का पैसा लगा के। वो बच्चे आज चीटेड फील कर रहे हैं क्योंकि जब आदमी कोई आता है, किस उम्मीद से आए थे कि भाई हम करप्शन के लिए एक कानून बना देंगे, जन लोकपाल बिल आएगा। आप दिल्ली में नहीं ला पाए, चलिए ठीक है, आपकी दिल्ली में सरकार नहीं बनी, आपकी दिल्ली में सांसद नहीं आए, पर विधानसभा में तो आए थे जी। यहाँ तो आपको पहली बार में सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने आप, फिर आपको सिर्फ 67 एमएलएज मिल गए, फिर 62 एमएलएज मिल गए। 12-13 साल में एक बार भी जन लोकपाल पर बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? और उल्टा करप्शन के चार्जेस में आप खुद जेल चले गए, वहां से आपने इस्तीफा नहीं दिया। जब आप जंतर मंतर पे खड़ा होके इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चला रहे थे,
और शीला दीक्षित पे और सलमान खुर्शीद पे और कपिल सिब्बल पे सवाल खड़े करते थे, सुरेश कलमाड़ी पे, तो आप इस्तीफे मांगते थे। जी, बुक आप आते थे आप तिहाड़ में थे, आपने इस्तीफा नहीं दिया। मतलब ये कह रहा हूं, ये तमाम ये जो डबल स्टैंडर्ड देखा ना, इसने मुझे वो किया कि यार इस पे तो लिखना चाहिए। ये हमारे आंखों के सामने सब कुछ घटा है और ये मेरा इंसाइट है, ये इनसाइड स्टोरी नहीं है आम आदमी पार्टी की। दिस इज माय इनसाइट अबाउट द आम आदमी पार्टी। आपने यमुना दिखाई है, यमुना में आपका लोगो डूबता हुआ दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं डूबता हुआ, ये निकलता हुआ भी हो सकता है। सर ये तो पॉलिटिकल आंसर होगा। That's why I said unfinished. That's why I said the end of केजरीवाल era question mark. उभरता हुआ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है अब इस व्यक्ति के ऊपर कि ये अपनी पार्टी को कहाँ लेके जाते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा एक मूवमेंट खड़ा किया। अन्ना हजारे का चेहरा, ईमानदार चेहरा, देशभक्त से भरपूर, गांधी के इरादों पे चलने वाला, मंदिर में सोने वाला व्यक्ति, और साथ में आपके कौन लोग जुड़े, किरण बेदी जैसी ऑनेस्ट अफसर, कुमार विश्वास जैसा व्यक्ति जो देशभक्ति की कविताएं लिखता, प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे बड़े वकील जो गरीबों के मुकदमे लड़ने के लिए PIL लगाने के लिए जाने जाते हैं, अपना पैसा डोनेट कर देते हैं जो कमाया हुआ, ऐसे व्यक्ति, रामदास, जनरल एडमिरल रामदास आपके साथ जुड़े, नेवल चीफ, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े, और आज की डेट में एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं है उनमें से, तो कहीं ना कहीं तो कारण रहा होगा। इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए ना इनको। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। अवस्थी जी, ये आपकी ऐसी बातें सुन के सीधे क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी आम आदमी पार्टी से बनती नहीं, आपके मित्र नहीं है वहाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी है? बिल्कुल है। मनीष सिसोदिया मेरे साथ काम करते थे। अच्छा, हम हाँ, लोग वो पत्रकारिता से ही तो। मनीष और मैं जी न्यूज में एक साथ काम करते थे। अच्छा, मैं एंकरिंग करता था, मनीष मेरा बुलेटिन बनाते थे, मेरे प्रोड्यूसर थे। ऐसा नहीं जानता हूँ मैं, मनीष को अच्छे से जानता हूँ। आशीष खेतान हमारे कलीग थे नेटवर्क 18 में। आशीष अब खैर पार्टी में नहीं है। आशुतोष जी पार्टी में रहे, मेरे बॉस रहे, मैं उनको रिपोर्ट करता था। अच्छा, आशुतोष जी यहाँ गए। राजदीप सरदेसाई जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े शुभचिंतक माने गए, वो मेरे बॉस रहे, हालांकि उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया आम आदमी पार्टी। अरविंद जी कभी बॉस नहीं रहे, कभी काम नहीं किया, पर अरविंद केजरीवाल कभी दुश्मन भी नहीं रहे। अच्छा, पर अरविंद जी को मुझे लगता है कि उनको बताने की जरूरत है कि उनको कहाँ कोर्स करेक्शन करना है। और भी मेरे ख्याल से कितनी इनसाइट्स होंगी जो विषय मिस हो रही होंगी हम। हाँ, बहुत कुछ चीजें इस किताब में, सब फ्री बता दूंगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। बेस्ट सेलर भी बनाना है। हाँ, बेटर भी अगर आप ऑर्डर करिए, पढ़ ही ले। हाँ, अच्छा सर, वी आर अबाउट टू एंड, बट मास कॉम एज अ प्रोफेशन अभी भी काफी लोग करना चाहते हैं, काफी लोग परस्यू करते हैं, काफी लोग आते हैं इस लाइन में जो खुद रिपोर्टर बनना चाहते हैं क्योंकि अच्छा लगता है सब। जैसे वो आपने बोला ना कि यार एक क्रांति सी होती है, अपना माइक लेके जाओ और निपक्ष बोलो, दिखाओ। क्या उन बच्चों के लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से कि आना चाहिए? अभी मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, क्या अभी मास कॉम जो परस्यू करे वो आगे आगे कुछ कमा पाएगा? क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या इंडियन मीडिया को जरूरत है और रिपोर्टर्स की? क्योंकि बहुत जगह है जहाँ बहुत स्पेसेस हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, आप बहुत ग्रोथ कर सकते हो, बट क्या मीडिया वो जगह है जहाँ आना चाहिए? देखो, मास कॉम में तभी आना चाहिए जब आपके अंदर थोड़ा सा भी पैशन हो न्यूज को लेके, कि आपके पास सामाजिक सरोकारों को लेकर आपका दिल हो, आपकी दिमाग में इस तरह की चीजें रहती हो, तो आपको मास कॉम को परसू करना चाहिए। अदरवाइज तो बहुत से प्रोफेशन है, आप कहीं भी जा सकते हैं। पैसों की बात करें तो अगर मान लीजिए मैं आज 24 साल का हूँ, कर चुका हूँ मास कॉम में ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स कर चुका हूँ, मैं क्या लगूंगा? आप ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पे शुरू करेंगे जब भी आप पहली बार लगेंगे, और तनख्वाह आपकी 12-15 हज़ार रुपये होगी मात्र टू स्टार्ट विद। अच्छे बड़े संस्थान में लग गए मान लीजिए तो 20,000 तक हो जाएगी। ट्रेनी रिपोर्टर मतलब आप सड़कों में घूम रहे हैं, राइट? हाँ, ठीक है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं। ट्रेनी रिपोर्टर भी होता है, ट्रेनी कॉपी एडिटर भी होता है, ट्रेनी ग्राफिक आर्टिस्ट भी होता है, ट्रेनी कैमरामैन भी होता है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिलेक्शन किस उसमें हुआ है। ठीक है, तो वहां से करियर शुरू होता है। तो मैं ये कहीं नहीं बोलूंगा कि लोगों को नहीं आना चाहिए। अच्छे और ईमानदार पत्रकारों की हमेशा जरूरत है। जब तक भी दुनिया में एक भी इंसान जिंदा है तो उसको न्यूज तो चाहिए, ठीक कि है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो न्यूज का प्रोफेशन कभी खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होगा। न्यूज तो हमेशा रहेगी। प्लेटफॉर्म्स बदल सकते हैं, टीवी से डिजिटल हो सकता है, डिजिटल से मोबाइल हो सकता है, मोबाइल से टेक्स्ट हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं। उन प्लेटफॉर्म को अपनाने की अडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे हम जब आए तो टाइपिंग आई, हाँ, तो हम लोग टाइपिंग के लिए बागी थे कि नहीं, हम नहीं सीखेंगे, हम तो कॉपी लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे। पर लेकिन झक मार के करना पड़ा, ऑप्शन ही नहीं था जी, आपको करना ही पड़ा।
हम एंकरिंग नहीं करेंगे, लेकिन आज की तारीख में हर व्यक्ति एंकर है, क्योंकि सबको फिर कैमरे के सामने आना है, कब अपनी रिपोर्ट करनी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमको ये नहीं करना है। तो अपने अंदर एक वो जज्बा होना चाहिए कि हम कुछ भी नया करने के लिए तैयार हैं। तो एज अ रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। और थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया जो इतना तेजी से फैल रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है, अगर आप कन्वेंशनल मीडिया हाउसेस के साथ नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो इन कन्वेंशनल मीडिया हाउसेस के अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हो गए हैं। अच्छा, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हर अखबार का, हिंदी अखबार का एक डिजिटल चैनल है और उनका एक इंग्लिश प्लेटफॉर्म भी है। वहां भी वो जैसे दैनिक भास्कर इंग्लिश में भी खबरें दिखा देता है। अच्छा, जैसे आज तक इंग्लिश का चैनल है, लेकिन अंग्रेजी में भी खबरें दिखा देता है। तो वहां पे भाषा की बंदिशें भी खत्म हो जाती हैं। तो अगर आपको भाषा की पकड़ है तो ये स्कोप बहुत सारा है कि अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं, बाइलिंगुअल हैं, तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। लैंग्वेजेस पे जितना होल्ड हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको एक से अधिक भाषा आती है तो और अच्छा है, हिंदी इंग्लिश के अलावा। सर कुछ लोकल चैनल्स भी आ गए हैं अब, हर शहर का। हाँ। इवन फरीदाबाद का लाइव फरीदाबाद, फरीदाबाद न्यूज, फरीदाबाद सबसे आगे, पता नहीं कितने मेरे छोटे, हाँ, बिल्कुल ठीक बहुत चैनल है, एंड दे आर आल्सो मेकिंग वेल। फरीदाबाद में एक पेड़ गिरता है, बंदा रिपोर्ट करने आता है, कहीं मर्डर होता है, आता है, छोटी छोटी इनॉग्रेशन होता है, कोई सेलिब्रिटी आता होता है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिस्टिक हो गया। हाँ, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं तो अगर आपको मीडिया हाउस में नौकरी नहीं मिल रही है तो इस तरीके से आप काम, मैं जानता हूँ कई सारे बच्चों को, कई सारे यंगस्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे टच में हैं जो ये अपने अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अच्छा, पढ़ते पढ़ते MA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा मौका है, अगर कोई करना चाहिए अगेन। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। पर हाँ, ये सोच के आए कि अगर आपको पहले दिन से 50,000 रुपये मिलेंगे, लाख रुपए मिलेंगे, तो वो टाइम लगेगा। वो टाइम लगेगा। सर जाते जाते कोई संदेश हमारे लिए, नए मास्कों वाले बच्चों के लिए दे दीजिए, ताकि बस जज्बा रखें, दिल के अंदर जज्बा रखें और जुनून बना के रखें कि उनको खबर करनी है और प्रेशर में नहीं आना है। बहुत प्रेशर आते हैं जीवन में, बहुत दिक्कतें आती हैं, उनसे बचने का रास्ते भगवान सुझाता है। धैर्य रखें, धीरज रखें, रास्ता मिल जाता है। हड़बड़ी में ना रहें, जल्दबाजी में ना रहें, जीवन बहुत लंबा है। और कोई ऐसी बुक जो हमें पढ़नी चाहिए? ये अनफिनिश्ड, ये मेरे जीवन की पहली किताब है, अनफिनिश्ड नाम है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने चैनल के थ्रू भी इसको प्रमोट कर दें सर, बिल्कुल, और अपने चैनल के थ्रू और दोस्तों के साथ भी प्रमोट करवा दें। बिल्कुल सर। इसमें ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? अमेजन पे कर सकते हैं। अच्छा, अमेजन पे लिस्टेड, अमेजन पे लिस्टेड है। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा बताइए मैं आके। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भानु, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे करते हैं नमस्कार हमेशा? हमेशा से। धन्यवाद सर। थैंक यू। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा जर्नलिज्म एज अ करियर, अवस्थी जी की लाइफ या इस पॉडकास्ट से जुड़े किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं खुद अवस्थी जी से कह के रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।